हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल और हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के PYQ जो कि हिस्ट्री के हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर रहे हैं। उसी सेशन में आज ये हमारा थर्ड वीडियो होगा और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इन मेडिवल हिस्ट्री। और उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे। और ये सीरीज़ दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि मेन एग्ज़ाम जब ये होने वाले हैं वन दरोगा वाला, जूनियर असिस्टेंट और वीडियो 2018, उनके लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप इसका पैटर्न समझ जाएंगे और क्वेश्चंस किस लेवल में आते हैं, कितनी डेप्थ में आते हैं, उन सब के बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। चलो अब आते हैं 20 क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको करा चुकी थी। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था? आंसर विल बी सी, गुरु अर्जुन देव ने। ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। इन्होंने अमृतसर नगर, पूर्व नाम में इसका रामदासपुर था, क्योंकि रामदास को अकबर ने ज़मीन दी थी वहाँ पे, कोई 400 एकड़ करके रामदास की बेटी को, और निर्माण कार्य पूरा कराया था। और उसमें अमृतसर एक संतोष नगर नामक तालाब बनवाया। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है का निर्माण करवाया, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखा गया था। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जहांगीर के पुत्र थे ना खुसरो, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उन्होंने फिर उसकी मदद इन्होंने की थी। अर्जुन देव के पास चले गए थे वो शरण लेने के लिए, तो इस वजह से इन्होंने अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। 21 क्वेश्चन, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव चलिए 21 क्वेश्चन, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ये अभी ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और ये फॉरेस्ट वन रक्षक में आया है, और ये कहाँ पे आया था? लोअर पीसेस में आया था। तो देखिए आप लोग खुद समझ जाइए कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम ही क्वेश्चन यहीं पे रिपीट हो रहा है। आंसर विल बी डी, जहांगीर। 22 क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन लाया था? आंसर विल बी सी, रामानंद। जो रामानंदाचार्य थे, जो भक्ति आंदोलन का आरंभ 800 AD से 1700 AD के बीच दक्षिण भारत में अलवारों और नयानारों, अलवार दोस्तों वे होते थे जो वैष्णव धर्म को मानते थे, और नयानार वे होते थे जो शैव धर्म को मानते थे। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद इसे उत्तर भारत में लाए थे। भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिण में फैला था। आपने देखा होगा कि एंशिएंट चीज़ें, आर्किटेक्चर दक्षिण में ज़्यादा है, मंदिरें ज़्यादा है, बड़ी बड़ी वैल्यू है वहाँ पे मंदिरों की, इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो बाहरी आक्रमण करता थे उन लोगों ने ज़्यादा कुछ ख़त्म कर दिया था, विनाश कर दिया था, मंदिर तोड़ दिए गए थे। और साउथ में मंदिर ज़्यादा थे, वहाँ पे आक्रमणकर्ता भी कम गए, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रभाव ज़्यादा है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने और इनके नाम के उच्चारण में से मुक्ति पाई जा सकती है, रामानंदाचार्य ने। अब बताइए रामानंद किसके गुरु थे? 23, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? 1333 में इब्न बतूता भारत आए थे। 1506 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। और 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था। और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे। कालीकट केरल में था। आप बताइए, आप खुद से सोच के। आंसर मैं आपको बाद में शो करूंगी। आंसर विल बी बी, ये गुरु नानक का जन्म पहले हो चुका था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में शेखपुरा जिले के एक गांव तलवंडी, लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है, इसलिए विकल्प 20 नहीं सुमेलित है। 24 क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन थे? बीजक किसने लिखी थी? ये कॉमन सा क्वेश्चन है बहुत ही, कबीरदास ने। विधान भवन रक्षक में ये क्वेश्चन आया है। और दोस्तों जो मैं ये आपको बुक क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये एक यूथ पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक और क्वालिटेटिव बुक है, आप भी इसको देखना।
उनके क्वेश्चन ही, इनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है इसमें, आप और इसको जरूर से करना। कबीरदास ने बीजक रचना की थी, सूरदास ने सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी, विद्यापति ने कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। चलिए अब हमारा आ जाता है मुगल पीरियड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आप देखिएगा 25वां क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। यूपी SSC जेई में आया है। पानीपत की पहली लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर और लोदी के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक थे ये। इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल को ये 1526 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। इब्राहिम लोदी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया तथा बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी। पानीपत हरियाणा में फ्रेंड्स। 26 क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक में कौन सा राजवंश को स्थापित किया था? सबसे पहले जब ये दिल्ली की स्थापना इन्होंने शुरुआत में की थी, बाहर से आके ये पहले वंश था ये जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। आंसर विल बी सी, गुलाम वंश। गुलाम था ना ये, मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, इसीलिए इसको गुलाम कहा जाता है, गुलाम वंश कहा जाता है। इन्होंने फिर इल्तुतमिश को अपना गुलाम बनाया। ये पैसों में खरीद लेते थे उस समय गुलाम अपने युद्ध में ले जाने के लिए, तो इनको ऐसे लोगों को पैसों में खरीद लिया जाता था और अपना दास बना लिया जाता था। और जब वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे तो उन्हें प्रमोशन दे दिया जाता था। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गोरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाखों के दान दिया करता था फ्रेंड्स, काफ़ी दानी प्रवृत्ति का आदमी था, काइंड हार्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। लाहौर पाकिस्तान में, मतलब इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर ही रखी। वो पहले इल्तुतमिश थे। ये क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो पहले सुल्तान इल्तुतमिश थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, और जो राज किया था वो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो होप सो आपको समझ आया होगा। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछ लेते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा वाला। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 27। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी सेकंड है। और फ्रेंड्स आप इससे भी इनको कंप्लीट करेंगे ना तो आपको एडिशनल में कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर उसके लिए हम इतनी बड़ी बुक पढ़ने लगे लेंथी, उसके लिए या तो फिर लूसेंट से पढ़ सकते हैं या फिर हम लोग इनसे विद एक्सप्लेनेशन अगर हम इसको देखेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा माइंड में समझ आ जाएगा। पर इसको आप ज़रूर से समझिएगा, आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा बने हैं, ताकि आप उसी टॉपिक को पढ़ लें और आपका टाइम काफ़ी बच जाए। उस टाइम को आप और कहीं और कंज्यूम कर सके जिसका स्टैंडर्ड, जिसका लेवल हमारे एग्जाम में काफ़ी रहेगा। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का जो सेकंड युद्ध था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। एक और पानीपत का 3 युद्ध है ना प्रसिद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली कौन थे? जो हमारे वो थे ना नादिर शाह के ये बहुत पूर्वज थे। बाद में इनको ही नादिर शाह की जगह राजा बनाया गया था। इट मीन्स ये ईरानी मूल के थे। 28 क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? आंसर विल बी ए, बरीद। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, लोअर पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आता है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। मैंने आपको बरीद बता दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स।
नाम फरीद था, इन्होंने बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस रखा बरीद फरीद करके। इसमें अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की, इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। यूपी में जौनपुर उस टाइम एक बहुत अच्छा केंद्र हुआ करता था शिक्षा का। और 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। ये चौसा कहाँ है दोस्तों? चौसा बिहार में है। 8% ये बिहार में लोकेटेड है। यह युद्ध का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय के पश्चात शेर शाह की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा बढ़वाया, अपने नाम के सिक्के भी अंकित करवाए। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स याद रखना, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के वो पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था। का युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। उसके बाद दिल्ली पर, ये कन्नौज के युद्ध के बाद ही दिल्ली पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया था और ये हुमायूं वहाँ से छोड़ के चले गए थे। कलिंजर विजय जब हुई थी, ये कलिंजर, इसीलिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत का एक और डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में घुस गई थी, ये सूर्यवंश। कालिंजर विजय कब हुई थी? 1545 के दौरान बारूद में आग लगने से कालिंजर का विजय करना चाह रहे थे कालिंजर के किले पे। वो एक अजय किला कहा जाता है कालिंजर का किला, और उस पर तो वहाँ पे बारूद के ढेर लगे हुए थे। उन्होंने वहाँ पे गोला दागा, वो दीवार से टकरा के बारूद के ढेर पर आ गिरा, वहीं के वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह घायल हो गया और 22 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का मकबरा बिहार सासाराम में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 29 क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी डी, हुमायूं। वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझिए वीडियो वाले कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, लेवल थोड़ा अच्छा सिंपल ही रखा गया है। चलिए, इसकी एक्सप्लेनेशन में सभी कुछ है। ये कन्नौज वाला, बिलग्राम वाला जो हम अभी ऊपर करके आए, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। 30 क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इब्राहिम लोदी वो अभी ऊपर गया, पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था 1526 में, ये सेम वही क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? किसने आगरा के किले का निर्माण किया था? आंसर विल बी बी, अकबर ने। आगरा के किले का निर्माण सन 1563 टू 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कार्य अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था, इसलिए इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। दोस्तों, मैंने भी विजिट किया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगर आप पॉसिबल हो तो आप खुद विजिट करके आइएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से मिलेंगी। यह है किला सन 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल भी है। एक फतेहपुर सीकरी का किला भी है, उससे थोड़ा आगे जाके आगरा से फतेहपुर सीकरी है वहीं पे। चलिए, 32 क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल कौन थे? आंसर विल बी डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इनकी भूमिका ये थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, लाइक एज, जैसे अब हमारे यहाँ पे पुलिस है ना, लाइक एज पुलिस, अभी वे अपने ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं, तो उस टाइम पे कोतवाल ये करते थे। अब यहाँ पे भी सीओ कहा जाता है, तो सीओ आई थिंक कोतवाल को ही कहा जाता है अब। चलिए, मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी और बड़े बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल करना था। इन्हें नगर प्रधान भी कहा जाता था। 33 क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा था? बिहार राज्य ऊपर ही पढ़ के आए हैं, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। मैंने बताया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोअर पीसेस में आया है। 34, मुगल शासन। फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि मैं एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करा रही हूँ, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन अभी ऊपर रिपीट हुआ करके आए हैं ना, तो सेम एक्सप्लेनेशन भी रिपीट हुई है इनमें, आप देख लीजिए। बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है, तो सेम सही है ना।
34 क्वेश्चन, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने मेरे दोस्तों मेरा एफर्ट ये रहता है कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, ताकि आपको ये खुद ये लगे कि हाँ हमें बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगी तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं सोच रही हूँ कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा आउटपुट दे सकूँ। और बस फ्रेंड्स, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे, मोटिवेट हो हम लोग भी, और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें। हमारा मकसद दोस्तों कोई भी किसी भी तरीके का पेड चैनल हमारे कभी भी किसी भी तरीके की इस तरीके की आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग हमेशा फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और जहाँ तक हमारा चलेगा हम लोग आपको फ्री कंटेंट देंगे। आप जो भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, विद PDF हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हम लोग को खुशी होगी कि आप लोग की सक्सेस में हमारा छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? आंसर विल बी बाबरनामा। सॉरी ये नहीं, बाबरनामा। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये सभी मुगल डायनेस्टी में जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने मोस्टली अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं। उनमें से सिर्फ बाबर ने ही बाबरनामा लिखी है, जो कि तुर्की भाषा में है। अदर ने जितने भी रेस्ट ऑफ दिस बुक्स जितनी भी लिखी गई हैं वो सब एक फारसी भाषा में लिखी गई हैं, बिकॉज उसके बाद ये लोग फारसी भाषा यूज करने लगे थे, यहाँ पे भारत में रहने लगे थे ना। तो ये जो बाबर जो थे ये तो यहाँ से अफगानिस्तान वाली इलाके से आए थे, तो उन लोगों की भाषा तुर्की थी। चलिए, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों की चगताई शाखा से था, जिसका संबंध मंगोल नेता चंगेज खां से है। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, जिसको तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। आप समझिए, क्योंकि वो यहाँ पे मुगल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए थे ना भारत में आने के बाद, तो अलग अलग लोग के कॉन्टेक्ट में आए, तो उनकी भाषा फारसी थी। इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर और मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख भी किया है। कृष्ण देवराय कृष्ण है जो उनके बारे में बताया है। 35 क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? आंसर विल बी ए 1605 टू 1627। भारत में जहांगीर का शासनकाल वर्ष 1605 टू 1627 तक था। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इनका कहाँ है, आप बताइए, इनका मकबरा कहाँ है? इनका मकबरा है लाहौर में। चलिए 36 क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आंसर विल बी ए रंगून, म्यांमार में। ये राजस्व लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने उसे हडसन ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ से 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, और वहीं से ही मुगल डायनेस्टी का अंत हो गया था। ये लास्ट राजा थे, मुगल सुल्तान थे, और यहाँ से ही मुगल डायनेस्टी एंड हो गई थी, और अंग्रेजों ने इसको अपनी भारत की कमान को अपने हाथों में ले लिया था। 37 क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? कठपुतली मतलब जो अंग्रेजों की सारे पर नाच रहा था। कठपुतली मीन्स पपेट। आंसर विल बी ए जहांदार शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जान शाह में हुए उत्तराधिकार के युद्ध। इनमें उत्तराधिकार का युद्ध जरूर से होता था फ्रेंड्स, कि मैं राजा बनूंगा या मैं राजा बनूंगा। जहांदार शाह 1712 और 13 से एक ही साल रहे ये ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से। जुल्फ़िकार खां दोस्तों ईरानी मूल के ही थे ये लोग। ये गेम चेंजर, लाइक ए गेम चेंजर इनकी भूमिका रहती थी, क्योंकि ये जहाँ जिधर भी जाते थे उधर जो चाहे उनको राजा बना देते थे। मतलब धोखे से मारपीट करके या फिर कत्ल करके ये उसको राजा बना देते थे जिसको चाहते थे, क्योंकि इनका एक बहुत अच्छी पकड़ थी इनके शासन पे। जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खां को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां के हाथों का कठपुतली बनकर रह गया था।
जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन की पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में ही रही। उन्होंने राजा बनाया था तो एज ए प्रधानमंत्री उन्होंने काम किया और एज ए प्रेसिडेंट ये जहांदार शाह रहे और प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार खां। आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट है। जहांदार शाह ने लाल कुंवरी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। इनकी पर्सनल होगी ना ये, इन्होंने दे रखा था। लोग इसे लंपट मूर्ख भी कहते हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। जहांदार शाह की उपाधि क्या थी? लंपट मूर्ख। अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन हुई, जिसको मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी कहते हैं, और उसकी लाल किले में स्थापना में से किस मुगल शासक ने की थी? आंसर विल बी ए, शाहजहां ने बनाया था ना तख्ते ताउस मयूर सिंहासन। ये भी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो वाले इस पर ध्यान दीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? टेन्योर ऑफ जहांगीर कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल। और जो शाहजहां का काल है इसको कहा जाता है स्थापत्य का स्वर्णकाल। होप सो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल प्रसिद्ध है। 39 क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? प्रसिद्ध कवि पूछा है फ्रेंड्स इन्होंने, रहीम खान, इनको अब्दुल रहीम खाना भी कहा जाता है। और दूसरे ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने ये जो बैरम खान थे ना, बैरम खान के पुत्र थे, और ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने कृष्ण काव्य बहुत अच्छे से लिखा है। कृष्ण भक्ति के ये कवि थे। रहीम खान अब्दुल रहीम खाना अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था, जब पानीपत का युद्ध हुआ जिस साल में, उसी वर्ष में इनका जन्म हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आप और बताइए नवरत्न और किसके दरबार में थे? एक तो अकबर के दरबार में थे और सेकंड किसके दरबार में थे? हु इज दैट? गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 प्रसिद्ध रचनाएं, इनमें से मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति भाव से मिलते हैं। 40 क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा ढंग मेल नहीं खा था? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। मान सिंह वे अकबर के वित्त मंत्री थे। आप इसी समझ गए होंगे, यही गलत है क्योंकि वित्त मंत्री तो टोडरमल थे। अब्दुल रहीम खाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। मैंने अभी आपको ये सब बताया है। और 4 मुल्ला दो प्याजा वे मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों में से एक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप वीडियो वाले थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितने आए हैं, एक ही सेगमेंट से मुगल डायनेस्टी से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। वीडियो वाले इसको जरूर देखें, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आए उसके अराउंड में भी क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़े हुए होंगे तो आप उसको टैकल कर जाएंगे। इसलिए आप ज़रूर से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को जरूर करिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस चैनल से कीजिएगा, आप प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और UPSSC तो रटे ढर्रे पे चलता है, वो बहुत यहाँ तक कि इवन बोलो वो तो करंट को भी रिपीट कर देता है। PCS में जो करंट पूछे जाते हैं ना, उनके भी क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानसिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र था, जो जोधा के पिता थे। यह 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर के मनसबदार और मुख्य सेनापति भी था। मानसिंह को अकबर के ने फजिंद तथा राजा की उपाधि दी थी। चलिए 41 क्वेश्चन, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब
शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दाहेज नामक स्थान पर मुमताज़ के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजहाँ था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्होंने एक्सटेंड किया ना अपने साम्राज्य का, सबसे मुगल साम्राज्य का जितना भी एक्सटेंशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो हुआ औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। ये बहुत ही कूटनीतिक था, कट्टर कूटनीतिक था, मुस्लिम बहुत कट्टर मुस्लिम था, कूटनीतिक था। मतलब अपन साम्राज्य एक्सटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता था। जैसे अकबर हो गए तो वो तो एक मतलब दया की भाव से भी रहते थे, काफ़ी लोग की सहायता करना भी उनका उद्देश्य था, पर इनका कुछ ऐसा नहीं था, ये बहुत कट्टर थे। 42 क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यही रिपीट हो गया है, वीडियो के क्वेश्चन में आया है, आप समझिए हर क्वेश्चन यहाँ वीडियो में आया हुआ है, हर तीसरा क्वेश्चन। आंसर विल बी बी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। एक्सप्लेनेशन में आपको ऊपर ही करा चुकी थी, एक सेम क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हुआ था। 43 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऐसे कौन से राजा थे? औरंगजेब। जहांगीर तो पूरा जम के पीते थे। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ। इनके पिता शाहजहाँ तथा मुमताज़ महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सुविधाओं में वह बेहद संयम रखता था। 44 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल बादशाह ने बनाया था इलाहाबाद को राजधानी? शाह आलम ने। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासन मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध जो 1764 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था में भाग लिया। अब देखिए किस ने लिया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शायद ही मॉडर्न हिस्ट्री में आगे आएगा, चलो इसको वहीं पे कवर करेंगे। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में की, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अकबर का संरक्षक कौन था? भारत में बैरम खान। इन्होंने अपने संरक्षण में सबसे पहले तो पानीपत की लड़ाई की थी और अकबर को राजा बनाया था हेमू के साथ। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम से हुआ था। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खान थे, इसको भी याद रखिएगा। बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक किया था। कलानौर कुछ इस तरीके से था। काफ़ी गुरदासपुर के राज्याभिषेक किया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील या वजीर नियुक्त कर खाना की उपाधि भी दी थी। बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। तो इस प्रकार दोस्तों हम 45 क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। हम लोग इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। इसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, उसके भी स्टार्टिंग टू एंड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देंगे, जिससे जितने भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी स्किप नहीं होगा। बस आप इसको रेगुलर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, 2x पे करके आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, जिससे आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।